वेलकम स्टूडेंट्स ऑन ऋषभ आईएएस एकेडमी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बुक मस्ट होती हैं। हर किसी का सजेशन रहता है कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए जी के तैयार करने के लिए। और अगर बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जैसे यूपीएससी और पीसीएस तो ये बहुत ही ज़रूरी हैं और ये आपको पढ़नी ही होंगी, क्योंकि इनके बिना आपकी नींव जो होती है बेसिकली वो नहीं रखी जा सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके लिए कुछ क्रैश कोर्स लाया हूँ जिससे आपकी सभी एनसीईआरटी जो है 11th-12th की वो कवर हो जाए। ऐसे कुछ क्रैश कोर्स मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो उसमें पहला वीडियो ये 11th क्लास की इकोनॉमिक एनसीईआरटी का है, जिसमें मैं आपको इसका चैप्टर फर्स्ट बहुत क्विकली समझा दूंगा कि ये चैप्टर है, ये है क्या, किस बारे में बात कर रहा है। और ऐसे धीरे धीरे इसके में 10 चैप्टर हैं जो बहुत ही जल्दी आपके कवर कर लिए जाएंगे और आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। स्वतंत्रता पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने कैसा भारत सौंपा था, उसके आर्थिक हालात कैसे थे, इसमें बेसिकली इसी बारे में चर्चा की गई है। अगर आपको स्वतंत्रता बाद की विकास की उपलब्धियों को सही रूप से समझना है तो आपको उसके लिए स्वतंत्रता से पहले की अर्थव्यवस्था की सही जानकारी होनी आवश्यक है, और यही जानकारी ये चैप्टर देता है। और औपनिवेशिक शासन से पूर्व की अगर हम बात करें, अगर हम कहते हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था का शोषण हुआ, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि औपनिवेशिक शासन से पहले हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी समृद्ध थी। तो औपनिवेशिक शासन से पूर्व हमारी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। आय का मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी। हैंडीक्राफ्ट के काम होते थे, कुटीर उद्योग थे छोटे छोटे जो कि विश्व प्रसिद्ध थे, सामान्य नहीं थे। सूती और रेशमी वस्त्र, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणिरत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। भारत में बनी इन चीज़ों की विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। लेकिन जब औपनिवेशिक शासन अंग्रेज भारत में आए, उनका धीरे धीरे भारत पर अधिकार होना शुरू हुआ, तो उन्होंने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया। भारत का उपयोग उन्होंने एक कच्चे माल के निर्यातक के लिए किया, जिसका इस्तेमाल वो इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के लिए, जो वहाँ औद्योगिक क्रांति के आधार के लिए कच्चा माल चाहिए उत्पाद करने के लिए, उसके लिए भारत का इस्तेमाल करते थे। और वहाँ जो उनका माल तैयार होता था, जो यहाँ से कच्चा माल वो ले गए, उसे वहाँ तैयार करके वापस भारत में ही उसे बेचते थे, यानी कि भारत का बाजार के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। तो इस तरीके से दोहरा चरण उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया। अब अगर हम औपनिवेशिक शासन के दौरान अलग अलग क्षेत्र सेक्टर की बात करें और इनकी व्यवस्था जाने तो वो इस प्रकार है। एग्रीकल्चर सेक्टर, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा, कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ। भारत की 85% जनसंख्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कृषि के माध्यम से ही रोजी रोटी कमा रही थी। बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बावजूद कृषि में गतिहीन विकास की प्रक्रिया रही और कभी कभी गिरावट भी अनुभव की गई। इतनी बड़ी जनसंख्या इस पर लगी हुई थी, लगभग 85% जनसंख्या कृषि पर अपनी रोजी रोटी के लिए आधारित थी, लेकिन इसमें फिर भी कोई विकास नहीं था, ये गतिहीन बनी रही थी। और गतिहीन तो देखी जाए, इसमें गिरावट भी दर्ज की गई। तो अगर इसमें गतिहीन थी, इसमें गिरावट थी, तो जो लोग इससे अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे उनकी दशा का अंदाजा आप स्वयं ही लगा सकते हैं। कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। अब जब अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कुछ कुटीर उद्योग थे, लेकिन इनके आने के बाद इनके सामान से उनका कंपटीशन हुआ, प्रतिस्पर्धा हुई, तो भारत में जो छोटे मोटे उद्योग थे वो भी बंद हो गए, अब वो भी कृषि में आ गए। तो इस तरीके से कृषि के क्षेत्र के प्रसार के कारण तो कृषि में की उत्पादकता में वृद्धि आई, लेकिन किसी के एक पर्टिकुलर खेत को उठाएं तो उसमें उत्पादकता घट ही रही थी। और अगर हम अब बात करें कि ये जो गतिहीनता थी कृषि में, इसके मुख्य कारण क्या थे, तो इसका जो सबसे मुख्य कारण दिया जाता है, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, इंडियन ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमी पढ़ो, तो मुख्य कारण है जो औपनिवेशिक भू राजस्व व्यवस्था थी, जो कर इकट्ठा करते थे किसानों से, वो इसका एक मुख्य कारण था,
जिसने किसानों का इतना शोषण कर दिया कि उनकी दशा आज भी कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं है। और भू राजस्व व्यवस्था में 3 तरह की प्रथा थी: जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा और महालवाड़ी प्रथा। तो जमींदारी प्रथा एक बिचौलिया टाइप सिस्टम था। जमींदार बिचौलिया होते थे। किसान और जमींदारों को एक नियत राशि अब अंग्रेजों को जमा करानी होती थी, ब्रिटिश शासन को, और वे स्वतंत्र थे किसानों से कर इकट्ठा करने के लिए। तो वो काफ़ी शोषण करते थे जमींदार। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि किसान डायरेक्ट ब्रिटिश शासन को राजस्व देते थे, कर देते थे। महालवाड़ी प्रथा में क्या होता था, पूरे गांव पर ही बता दिया जाता था कि इस गांव को इतना राजस्व देना है, इतना कर देना है। तो वहाँ गांव का जो प्रधान होता था, ग्राम प्रधान, वो पूरा कर इकट्ठा कर कर सरकार को देता था। तो ये कुछ ऐसी व्यवस्था थी जिनके कारण अगर आप बाद में कभी विस्तार से पढ़ते हो, जानने की कोशिश करोगे, तो इन्होंने ही किसानों का शोषण को बढ़ाया। और प्रौद्योगिकी का बहुत ही निम्न स्तर था। सिंचाई सुविधाओं का अभाव था। उर्वरकों का ना के बराबर प्रयोग हो रहा था, जिससे कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत ज़्यादा निम्न होना लाजमी था। और कृषि के व्यवसायीकरण ने भी, इन्होंने जो कृषि थी उसका व्यवसायीकरण कर दिया। उसमें क्या हुआ, खाद्यान्न फसलों की जगह नकदी फसलें बोने पर जोर दिया, जैसे नील की खेती। अब किसानों को कोई वैसा बेनिफिट तो मिल ही नहीं रहा था लाभ के तौर पर, लेकिन पहले वो खाद्यान्न फसलों से अपने खाने का गुजारा तो कर लेते थे, अब वो भी नहीं कर पा रहे थे, जिससे अकाल जैसी समस्या तक किसानों को उस समय देखनी पड़ी। अब बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र की। तो देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उसका स्थान लेने के लिए किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी। पतन तो पूरी तरीके से बराबरी चल रहा था, लेकिन उसका स्थान लेने के लिए कोई आधुनिक औद्योगिक आधार नहीं था। और भारत का जो ये विऔद्योगिकरण हो रहा था, इसके पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। और ये दोहरा उद्देश्य क्या था? पहला, वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक जो औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, तो उसमें जो वहाँ उद्योग विकसित हो रहे थे उसके लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। दूसरा, जो इंग्लैंड में उत्पाद तैयार हो रहे थे उसके लिए भारत को ही बाजार बनाना चाहते थे। तो ये विऔद्योगिकरण के 2 उद्देश्य थे भारत को करने के। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से भारी बेरोजगारी फैली और जिससे कृषि पर दबाव और भी ज़्यादा बढ़ गया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, लेकिन वो भी बहुत ही धीमी थी और ना के बराबर थी। प्रारंभ में जो विकास था, आप जानते हैं, सबसे पहले कोई उद्योग अगर भारत में स्वदेशी रूप से खुला था तो वो सूती वस्त्र उद्योग था। फिर पटसन उद्योग भी लगे, लेकिन ये बहुत सीमित थे। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लौह और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए थे और भारत को कुछ फ़ायदा भी मिला था, क्योंकि ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में उलझ गया था, जिसका फ़ायदा भारत के उद्योगों ने उठाया था। लेकिन भावी औद्योगिकरण, आने वाले औद्योगिकरण जो होता को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्राय अभाव ही बना रहा। जो बड़े उद्योग थे, लोहा आधारित उद्योग थे, उनका अभाव ही रहा। इन कुछ नए कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्पकला आधारित निर्माण शालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। ये कुछ यद्यपि खुले थे, औद्योगिक कुछ खुले थे, कुछ शुरुआत हुई थी, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, कुछ इस्पात उद्योग भी लगे, लोह उद्योग भी लगे, कागज भी। लेकिन जो भारत का पतन हो चुका था शिल्प कलाओं का, उसका स्थान ये नहीं ले पाए, उसकी भरपाई नहीं हो पाई। विदेशी व्यापार की बात करें तो शासन के अंतर्गत भारत के आयात निर्यात व्यापार ब्रिटेन ने एकाधिकार बना लिया था। जो भारत का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था उस पर पूरी तरीके से ब्रिटेन ने अपना कब्जा जमा लिया था। भारत का आधे से अधिक व्यापार केवल ब्रिटेन तक ही सीमित था, जिसमें भारत कच्चे माल का शुद्ध निर्यातक था, सिर्फ कच्चे माल का निर्यात ही करता था और तैयार माल का आयातक था। तो इसमें हालांकि निर्यात के मामले में तो सरप्लस था कि आयात से ज़्यादा निर्यात हो रहा है, लेकिन अगर आप कीमत पर देखें तो तैयार माल की कीमत ज़्यादा होती है और कच्चे माल की कम।
तो उस हिसाब से तो भारत का बहुत ही ज़्यादा लॉस हो ही रहा था, जिस कारण व्यापार अधिशेष की स्थिति के बावजूद भी भारत हमेशा घाटे में ही रहा। 1869 में सुएज नहर के खुलने से परिवहन लागत कम हो गई, जिससे भारतीय व्यापार पर अंग्रेजों का नियंत्रण और भी सशक्त हो गया। अब हम जनांकीय परिस्थिति यानी डेमोग्राफिक सिचुएशन की इसकी बात करें तो 1881 से नियमित रूप से हर 10 वर्ष पर जनगणना शुरू हो गई थी। उस समय जीवन प्रत्याशा की बात करें आज़ादी के समय तो वो 32 वर्ष थी, यानी कि एक व्यक्ति एवरेजन 32 साल की तक ही जी रहा था। ये जीवन प्रत्याशा है कि एवरेजन भारत में कितना लोग जीते हैं, तो 32 वर्ष थी। मृत्यु दर बहुत ऊंची थी, यानी कि प्रति 1000 लोगों पर मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो रही थी। साक्षरता दर ना के बराबर थी, 16% से भी कम, और महिला साक्षरता तो 7% ही थी या उससे भी कम थी। शिशु मृत्यु दर प्रति 10,000 पर 218 बच्चे मर रहे थे, यानी कि 1 साल से कम आयु के बच्चे अगर 1000 हैं 1 साल के भीतर, तो उनमें से 218 की मृत्यु हो जाती थी। तो शिशु मृत्यु दर इतनी अधिक थी। हालांकि अब तो ये बहुत ही कम हो चुकी है। अभी हाल ही में SRS की जो बुलेटिन आई है उसमें ये 28 है, 32 प्रति 1000 है। व्यावसायिक संरचना की बात करें तो कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय, 70 से 75% जनसंख्या लगी थी। विनिर्माण में 10%, सेवा क्षेत्र में 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। आधारिक संरचना की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, तो औपनिवेशिक शासन में हालांकि देशों में रेलों, पत्तनों जो बंदरगाह होते हैं, जल परिवहन व डाक तार आदि का विकास हुआ था, लेकिन इसका लक्ष्य जनसामान्य को सुविधा पहुंचाना नहीं था, बल्कि आर्थिक शोषण जो चल रहा था उसकी गति को और तीव्र करना था तथा भारत पर प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करना था। तो ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। आप समझे होंगे कि इस चैप्टर में क्या बताने की कोशिश की गई है, भारत का किस तरीके से हर सेक्टर में शोषण हुआ, उसका औद्योगिक पतन कितना हो चुका था, कृषि की अर्थव्यवस्था कितनी बेकार थी, और आपका डेमोग्राफिक स्थिति भी बहुत ही खराब थी। तो ऐसी स्थिति में भारत आज़ाद हुआ था। अब आगे बात करेंगे अगले चैप्टर में कि आज़ादी के बाद क्या योजनाएं शुरू हुई, पंचवर्षीय योजनाएं, हरित क्रांति, और इनसे उसके विकास में क्या उपलब्धियां हासिल हुई। धन्यवाद।